Hello everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about work and energy, which is the fourth chapter of physics of class 9th. तो जैसे हमने बच्चों पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं होंगे एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें हमने फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ी है लास्ट चैप्टर में. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, और वो बॉडी मूव होती है, तब हम कहते हैं वर्क इज डन. तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव. जब हम फोर्स लगाते हैं और कोई बॉडी मूव होती है, तब हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन. तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. तो ये वर्क डन डिपेंड करता है दो चीजों पर. एक तो फोर्स पर, जैसे अभी हमने कहा कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, और जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा तो वर्क डन नहीं कहलाएगा वो. तो जब वर्क डन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इसका मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो इसलिए वर्क डन डिपेंड करेगा दो चीजों पर. एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कितना फोर्स लगा है. ज्यादा फोर्स लगा है तो ज्यादा वर्क डन, कम फोर्स लगा है तो कम वर्क डन. उसी तरह वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज मूविंग. अगर बॉडी बहुत सारा फोर्स लगा के भी थोड़ी सी मूव होती है तो हम वर्क डन थोड़ा होगा. अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के बॉडी बहुत ज्यादा मूव होती है, यानी अगर मोशन ज्यादा है, बॉडी ज्यादा मूव होती है, तो वर्क डन भी ज्यादा होगा. तो हम कह सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नाउ ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो work done will be equal to force into distance moved in the direction of force. अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो वर्क डन कहलाएगा. वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इसका फॉर्मूला दे देंगे हम. नाउ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वर्क डन की एसआई यूनिट है जूल, फोर्स की यूनिट है न्यूटन एंड डिस्टेंस की यूनिट है मीटर. तो हम बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर. तो अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव होता है तो हम कहेंगे कि उसका वर्क डन है 1 जूल. सो 1 जूल वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. हम ऐसे उसकी ऐसा यूनिट 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं. तो अब जैसे इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि कोई अगर एक हॉर्स है, हॉर्स कार्ट है, हॉर्स उस कार्ट को खींच रहा है, हॉर्स उस कार्ट पर फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से वो कार्ट मूव हो रहा है. जो घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़ा उस गाड़ी को खींचता है, या ट्रेन में जो इंजन है वो अगर ट्रेन को फोर्स लगा रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने से इंजन जो ट्रेन है वो मूव हो रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द इंजन. इंजन ने फोर्स लगाया जिससे कि ट्रेन मूव हुई, तो इसका मतलब कि इंजन ने वर्क डन किया है. तो ये तो हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ऑन अ ग्राउंड या हॉरिजॉन्टली अगर कोई चीज मूव हो रही है. अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर सपोज कोई पर्सन है, अगर वो किसी चीज को धक्का लगा रहा है, जैसे ये वॉल है घर की, अगर कोई पर्सन इस वॉल को बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है पर वॉल, आपको पता है वॉल विल नॉट मूव, तो क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? फोर्स तो वो इतना ज्यादा लगा रहा है, बट अगर वॉल मूव नहीं हुई तो वर्क डन विल बी 0. तो यानी कि वर्क डन के लिए हमें फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों होना चाहिए. फोर्स चाहे कितना भी ज्यादा लगाया जाए, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो फोर्स विल बी 0. तो वर्क डन विल बी 0. तो इसका मतलब हो गया
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें धक्का लगाना है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने मूव कराना है, उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी वर्क डन कहलाएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो वर्क डन। जैसे अगर कोई पर्सन वॉल को धक्का लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तब भी वॉल मूव नहीं हुई, चाहे उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया हो, पर वर्क डन फिर भी उसका 0 माना जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, जैसे अगर किसी भी चीज का अगर एक पर्सन है और वो बस के अंदर या वो बस स्टॉप पर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, सड़क पर खड़ा है कोई पर्सन, उसने बहुत हैवी सूटकेस लिया हुआ है अपने सर के ऊपर, वैसे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो पर्सन थक जाएगा, बट क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है इतना फोर्स लगाने पर भी, देर इज नो मोशन, देर इज नो डिस्टेंस कवर्ड, देर इज नो मूवमेंट ऑफ द पर्सन, तो वर्क डन उसका 0 कहलाएगा। चाहे उसने बहुत हैवी सूटकेस भी सर पर उठाया है, लेकिन अगर वो स्टिल खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन 0 माना जाएगा। ऑल्दो द पर्सन में बी टायर्ड, कि इतना हैवी उसने सूटकेस उठाया, उसकी वजह से वो टायर्ड हो सकता है, पर फिर भी वर्क डन 0 माना जाएगा उसका। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, वो हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी एक फोर्स देती है। तो ऐसे में जैसे सपोज एक एग्जांपल लें कि अगर हम एक बुक उठाते हैं टेबल पर से, इफ वी लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल, तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में जहां पर भी whenever we do work against gravity, तो उस टाइम पे वर्क डन विल बी weight of the body into the height to which we lift a book या we do the work। जैसे कि अगर हमने अगर कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, स्टेयरकेस चढ़ रहा है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी चीज लिफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऊपर को जा रहा है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है वो वर्क डन। तो उस टाइम पे वर्क डन विल बी, हम उसमें वर्क डन किस तरह से काउंट करेंगे, तब वो फोर्स इंटू डिस्टेंस की जगह हम निकालेंगे mg इंटू h, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू हाइट, कहां तक उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं वो हाइट h, तो तब वर्क डन होगा mgh। तो ऐसे केसेस में जहां पर वर्क, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब भी वर्क डन होगा तब वर्क डन कैलकुलेट होगा mgh, w इज इक्वल टू mgh से कैलकुलेट करेंगे हम वर्क डन इन दैट केस। उसके अलावा अगर वर्क डन बाय अ फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिकली, इसका मतलब हो गया जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हम यहाँ पर दिखाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। सपोज हम यहाँ पर दिखाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ मूव हुआ, ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जैसे फिगर में से हम देख सक रहे हैं। वर्क डन तब क्या होगा, इन दैट केस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा। पर इस केस में जो F है, ये जो F है क्योंकि ये ऑब्लिक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, यानी मैं यहाँ पर आपको अलग से बनाकर दिखाती हूँ कि अगर ये फोर्स है, इस फोर्स के दो जो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये F है, तो ये होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ये इस तरह से अगर हम माने कि ये एंगल थीटा बना रहा है ग्राउंड के साथ, तो उसमें ये जो होगी लाइन वो होगी F cos थीटा,
और ये जो लाइन होगी वर्टिकल वाली वो होगी एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, ये ऑब्लिक फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट्स है, एफ कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एफ साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम देखेंगे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है, वो नहीं मानेंगे हम। ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही इसके अंदर कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और डिस्टेंस तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन में है, तो तब वर्क डन होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। सेम डायरेक्शन में ही फोर्स होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो तब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, तब वर्क डन हो जाएगा। ये एंगल जो है थीटा वो है फोर्स और ऑब्जेक्ट के मोशन के बीच का एंगल। तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज थीटा की डिफरेंट लगा के देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो एफ है, एफ एंड एस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, या एफ एस की डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में, डिस्टेंस की डायरेक्शन में ही अगर एफ है तब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पुट करेंगे W इज इक्वल टू एफ कॉस 0 डिग्री इंटू एस। तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो तब W इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। इसके अलावा अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं हम, तो एफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो उस टाइम पे वर्क डन हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि जब भी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, या डिस्टेंस से 90 डिग्री बना रहा होगा फोर्स, जैसे कि यहाँ है थीटा 90, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल जब भी 90 डिग्री होगा, जब भी वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तब वर्क डन हमेशा 0 होगा। थर्ड केस लेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है डिस्टेंस एंड फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। इसका मतलब फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इन दैट केस वर्क डन विल बी एफ इंटू थीटा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, तो यानी कि नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर वर्क डन, तीन तरह के वर्क डन आएंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो हम कहेंगे अगर फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब फोर्स और वर्क डन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब वर्क डन 0 होगा। और जब फोर्स एंड डिस्टेंस जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन तीन तरह के हो गए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन का, कि अगर एक बॉल है उसको हमने फेंका है, जैसे अगर एक बॉल को हम मार रहे हैं, एक बैट ने एक बॉल को मारा, हिट किया, तो जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, उसी डायरेक्शन में अगर बॉल जा रही है तो तब वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा। पर अगर बॉल मूव हो रही है, उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर अगर बॉल मूव हो रही है और उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है, तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा। और जैसे अगर हम माने कि एक अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव हो रहा है, तो अर्थ उसके ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर अर्थ, यहाँ पर हम छोटा सा बताएंगे, अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के ऊपर अर्थ का जो सैटेलाइट का मोशन है इस डायरेक्शन में,
उसको फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में, तो देखो हम इसका मोशन और इसका फोर्स दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। जब भी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है अर्थ के अराउंड, तो उसका फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसका मोशन दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि अर्थ उसके ऊपर जीरो वर्क डन कर रहा है, अर्थ सैटेलाइट के ऊपर जीरो वर्क डन कर रहा है, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मोशन ऑफ द सैटेलाइट दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। उसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या है, जैसे अगर हम कभी देखते हैं कि कोई दो पर्सन है, उनको कोई वर्क दिया जाता है, तो एक पर्सन है हम कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा काम कर लेता है, एक पर्सन है वो बहुत कम काम कर पाता है, तो हम बोलेंगे कि जिसने ज्यादा काम किया उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो हम कहेंगे एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जिसने जितना ज्यादा वर्क कोई करेगा तो उसकी एबिलिटी टू डू वर्क ज्यादा है, तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर किसी की एबिलिटी कम है वर्क करने की, तो उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी। तो इसी तरह से हम इसकी अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। जितना काम कोई कर सकता है, जितना ज्यादा काम कर सकता है उतनी ज्यादा एनर्जी कहलाएगी, जितना कम काम कर सकता है उतनी कम एनर्जी कहलाएगी। पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ओनली अमाउंट ऑफ वर्क डन पे ही डिपेंड करती है एनर्जी। तो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी ऐसा यूनिट जूल है, तो इट इज इक्वल इन एनर्जी, मतलब जितना वर्क डन उतनी एनर्जी। तो हम कह सकते हैं अगर 1 जूल वर्क इज डन, तो 1 जूल एनर्जी ही है उस पर्सन के पास। तो जितना वर्क डन है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मानी जाती है। तो देखेंगे अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज के बारे में जानते हैं, लेकिन इस पार्ट ऑफ द चैप्टर 9 के इस चैप्टर में हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। लाइक अगर एक मूविंग बुलेट है, वो जाके हिट करती है किसी टारगेट को, तो वो इवन की बहुत हार्ड सरफेस, मेटल प्लेट्स वगैरह को भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो वो क्यों पेनिट्रेट कर पाती है? अगर हम हाथ से उठा के बुलेट को फेंके तो वो कुछ भी हर्ट नहीं करेगी, कोई भी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करेगी। लेकिन अगर वही बुलेट अगर गन से फायर की जाए तो वो जाके किसी हार्डेस्ट सरफेस को भी पेनिट्रेट कर जाएगी, क्योंकि वो मूविंग बुलेट है। तो फिर हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एक एनर्जी पोजेस करता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो एक एनर्जी पोजेस करता है, वो एनर्जी कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मूव होते होते वो जितना काम कर सकता है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क वो कर सकता है बिफोर स्टॉपिंग, तो दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, हम ये कह सकते। सो नाउ लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। उसके लिए हम एक बॉल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक मास m की एक बॉल है, वो पहले इनिशियली है एक पोजीशन A पर। यहाँ पर पोजीशन A पर वो बॉल रखी है हमने, तो ये है एक डेंसर मीडियम M, उसके बाहर है वो पोजीशन A पर। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को, जैसे ही वो इस डेंसर मीडियम में एंटर कराते हैं, जैसे ही वो इस मीडियम में, ये M मीडियम है, ये जो रेक्टेंगल दिखाया है,
जैसे ये बॉल इस मीडियम में एंटर होती है तो ये मीडियम का इसको ऑपोजिंग फोर्स लगता है, क्योंकि ये मीडियम डेंसर मीडियम है, जैसे कि कुछ भी डेंस ऑयल है या एयर है तो उसका फ्रिक्शन लगता है इसको। अगर ये बॉल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, वो इस डायरेक्शन में है, बॉल ऐसे एंटर हो रही है, फ्रॉम ए टू बी उसने जाना है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे बॉल ने जाना है, यानी इस मीडियम के लास्ट में उसने जाना है। पर उसको इस तरह से इसके अंदर एंटर होने के बाद एक ऑपोजिंग फोर्स F मिलता है जो कि उसको वापस उल्टा धक्का लगा रहा है, और इसको डिस्टेंस कवर करना है S जो कि A से B पर है। इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की है u, और फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉल एंटर हो जाती है, एंटर होके जैसी वो एंटर होती है वो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको अपोज करता रहता है उसके मोशन को, धीरे 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 वो फाइनली एट रेस्ट आ जाती है, रुक जाती है बॉल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने लिए इनिशियल वेलोसिटी बॉल की u, तो फाइनली वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई इसकी 0। नाउ हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमें पता है वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो। नाउ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। तो हम देखते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन इसके ऊपर लगा के, और उसका हम यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस हमने लगाना है। डिस्टेंस एस हमारे पास है, हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे इस बॉल के मोशन को। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v 0 हो गई, तो 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि यहाँ पर हो गया u स्क्वायर की वैल्यू आ गई u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया हमारा। हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी ये वैल्यू हम इसकी पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन है F, हमें पता है फोर्स में F इज इक्वल टू ma होता है, तो A इज इक्वल टू F बाय m होता है, हमें पता है A इज इक्वल टू F बाय m को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन में। तो A की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू। नाउ इसके अंदर एक चीज और है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 रुक रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन है, यानी कि वो रुक रहा है। तो रुकना इज एक्सीलरेशन का ऑपोजिट रिटार्डेशन, तो वो होता है माइनस, नेगेटिव होता है। तो A विल बी F बाय m, जो कि हम लेंगे माइनस F बाय m, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर वैल्यू माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस है, a की जगह हम लगाएंगे माइनस f बाय m इंटू एस। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय m इंटू f इंटू एस। इसको उधर ले जाएंगे, f इंटू एस यहाँ पर रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर u स्क्वायर, जो भी कह सकते हैं, ये हो गया। बट f इंटू एस तो हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये f इंटू एस इज इक्वल टू वर्क डन, तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। ये वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन इज इन द, हमने कहा था जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी होगी, तो ये वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। तो दैट एनर्जी मोशन की वजह से, तो वो वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिखता है, तो दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर। एम यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक ही बात है।
इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से हम देखते हैं कि देखो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, इसमें से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। नाउ अगर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी अगर मास डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। यानी इफ मास इज डबल तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल, एंड इफ v इज डबल यानी उसकी वेलोसिटी अगर डबल हो गई तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि डबल का स्क्वायर कर देंगे हम तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। इसीलिए जब हैवी बॉडीज हो और उनका मास उनकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो, यानी हैवी ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद हाई वेलोसिटीज विल हैव वेरी मच हाई वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको स्लो मूविंग बॉडीज से ज्यादा फास्ट मूविंग बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, कम मास की बॉडीज से ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी का एक और फॉर्म है, वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सपोज हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए कि एक ब्रिक है जो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है अभी जब वो ग्राउंड पे पड़ी है। फिर अगर हम उस ब्रिक को उठा के रूफ टॉप पे रख देते हैं, तो रूफ टॉप पे उसको उठा के अगर हम ब्रिक को ले जाते हैं तो इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही उसको हाइट पे ले जाएंगे, जैसे ही हम उसको उठा के, क्योंकि हमने उसको उठाने में वर्क डन करा और उठा के हमने उसको रूफ टॉप पे रख दिया, तो वर्क डन जो है वो उसके अंदर स्टोर्ड है। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ब्रिक इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब अगर कभी हाइट पे एक ब्रिक रखी हुई है तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो ब्रिक गिरती है तो किसी को हर्ट करती है, कुछ विंडोज तोड़ सकती है, या कुछ कार खराब कर सकती है, या कोई पर्सन जा रहा है उसको हिट कर सकती है अगर ऊपर से गिरेगी। तो इसीलिए अगर कोई चीज को रेज किया हुआ है, जैसे किसी चीज को हम हाइट पे ले जाते हैं तो इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने हाई ले गए तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और ये कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि दिस इज बिकॉज क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन किया है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्म है जो कहलाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कि अगर हमने, तो ये कंप्रेसिंग हम कह सकते हैं, कंप्रेस करने में पोटेंशियल एनर्जी होती है, बेंडिंग में किसी चीज को बेंड कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो एवरी टाइम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसके अंदर। लाइक अगर हम कोई जो हमारी क्लॉक होती है, जो वॉच होती है, या हम वैसे सिंपल एक स्प्रिंग ले लें, सर्कुलर स्प्रिंग, अगर हम उसको वाइंड करते हैं स्प्रिंग को और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, जैसे हम उसको वाइंड कर रहे हैं तो उसके अंदर वर्क डन स्टोर हो गया। फिर जैसे ही अब हम उसको रिलीज करते हैं, जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, तो उसकी जो पोजीशन चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी वजह से वो एकदम से वो स्प्रिंग जोर से अपनी अनवाइंड हो जाएगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जो हम वो अगर हम ले लें कोई रबर बैंड ले लें, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको स्ट्रेच करने पे, वो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो दिस इज बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब हम उसकी शेप चेंज करते हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो उसको वापस अपनी शेप में ले आती है। तो ये चेंज इन पोजीशन की वजह से, चेंज इन शेप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप एंड साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज करो तो उससे जो एनर्जी मिलती है, जो उससे जो एनर्जी स्टोर होती है उस ऑब्जेक्ट में, वो कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन पोजीशन, अगर नीचे से कोई चीज को ऊपर रूफ टॉप के ऊपर ले जाओ या उसको थोड़ा सा रेज करो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द चेंज इन पोजीशन के वजह से, चेंज इन शेप की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा बो एंड एरो में भी यही है। बहुत सारे एग्जांपल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। बो एंड एरो, उसके अंदर जो बो की स्ट्रिंग है, अगर हम उसको खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद जब हम उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो सारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर, जो जब हमने उसको खींचा बो को, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे हमने इसको रिलीज किया तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एरो है वो बहुत दूर तक जाकर हम उसको एरो को आर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दो इम्पोर्टेंट एनर्जी है जो डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज में इनका एप्लीकेशन है। तो हमने जैसे अगर हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइट, उसकी वजह से अगर हम देखें तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एनर्जी, जब भी हम अगेंस्ट ग्रेविटी अगर कहीं पे वर्क हो रहा होता है तो वर्क डन इज उसका वेट ऑब्जेक्ट का और उसकी हाइट, तो तब वर्क डन होता है mgh, एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है mgh। अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रेज कर रहे हैं, उसको उठा के कहीं ले जा रहे हो ऊपर की तरफ, तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने पढ़ा वर्क डन, जब फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव होता है तो वर्क डन कहलाता है। जब वर्क डन होता है तो जितना ज्यादा वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी कहलाती है। कि वर्क डन का जो मेजर है वो कैसे होता है कि उसने कितना वर्क डन किया, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये एनर्जी दो फॉर्म में हमने पढ़ी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से हो सकती है, या तो उसकी चेंज इन पोजीशन की वजह से जो कि कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले जाने में, और एक है उसकी शेप चेंज करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी शेप चेंज करने की वजह से है, यानी कि जैसे स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, देन इलास्टिक को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उन केसेस में वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू प्ले। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। इसके बाद हमारे जो चैप्टर है इसमें रह जाता है, उसके बाद पावर रह जाता है। हम इसमें पावर, कमर्शियल यूनिट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, ये सारा कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, या आपको कुछ समझना है, या कोई टॉपिक इसमें पता नहीं लग रहा है, या इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड बाय।